Welcome to UPSC Prelims Geography 8020 series. Let's solve last 30 year PYQs. ठीक है, दिस इज आर एपिसोड 8 क्लाउड्स विंड्स एंड साइक्लोन्स. इसमें हम बेसिक जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो सब डिस्कस करेंगे. और आज मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाने वाला हूं. सो पेशेंस के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड. वेरी इजी क्वेश्चन. द क्लाउड्स द क्लाउड्स द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो. ठीक है, वो कोई चीज किसी पे फ्लोट क्यों करती है. जब भी हम फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट, जब हम सिक्स सेवन्थ क्लास में थे, फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, तब हमने क्या सीखा था कि कोई भी चीज किसी पे फ्लोट कैसे करती है. हमने कहा था कि वुडन अगर लॉग जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते थे, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, डेंसिटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे. जितना ज्यादा जो डेंसिटी, जैसे हमने वॉल्केनो और जब वो सब पढ़े थे, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, तो कौन सी प्लेट जो है वो सबडक्ट होती थी जिसकी हाई डेंसिटी होती थी. तो वैसे ही फ्लोट फ्लोट का कॉन्सेप्ट जब भी आए वो डेंसिटी से रिलेटेड होता है. द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी. लो डेंसिटी बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है. क्लाउड्स फ्लोट बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग ड्राई एयर. इवन दो अ सिंगल क्यूमुलस क्लाउड कैन वे ओवर अ मिलियन पाउंड्स, द मास इज स्प्रेड अक्रॉस अ मासिव वॉल्यूम रिजल्टिंग इन वेरी लो डेंसिटी. वो स्प्रेड हो जाता है, इसलिए डेंसिटी काफी कम होती है. एटमोस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और इसी कारण वो उस पर फ्लोट करता हुआ आपको दिखता है. उसके अलावा काफी प्रिंसिपल्स है, इतना डीप में नहीं जाना, बेसिक है डेंसिटी डिफरेंस. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. cirrus clouds are composed of ice crystals. cirrus clouds exhibit a flat base. ठीक है, इसका बेस जो है वो फ्लैट होता है एंड हैव द अपीयरेंस ऑफ द राइजिंग डोम्स. क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट एंड थिन, फॉर्म डेलिकेट पैचेस एंड गिव अ फाइब्रस एंड फेदरी अपीयरेंस. क्यूमुलस क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज अ हाई क्लाउड्स. देखो, मेरी बात समझो. यहाँ पे दो क्लाउड के नाम मेनली आए हैं. आप जब भी समझो, जब भी चार ऑप्शंस हो उसमें आप देखिए कॉन्सेप्ट्स कितने बताए गए हैं. यहाँ पे एक सीरस क्लाउड्स का नाम दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सीरस के अलावा क्यूमुलस क्लाउड्स का दिया हुआ है. अब यूपीएससी क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट ऑलरेडी रॉन्ग है. तीन रॉन्ग है तो क्या करेगा, इसमें स्वैप कर देगा. मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स कोई पर्टिकुलर क्लाउड के होंगे वो दूसरे क्लाउड में बता दिए जाएंगे. ठीक है, आप ये बात समझिए. तो आपको यहाँ पे फोकस किस पे करना है, करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है. जैसे फ्लैट बेस्ड, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ अ राइजिंग डोम्स. ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक ये है. फिर है वाइट एंड थिन, पतले हैं, और फेदरी अपीयरेंस है. ठीक है, ये बात याद रखना है. उसके बाद हाई क्लाउड्स इनको बोला जाता है. अब देखो, ये किसके फीचर्स है. हाई क्लाउड्स किसका फीचर है, सीरस का है, ये क्यूमुलस का है, ये सीरस का है. सीरस क्लाउड्स आर हाई क्लाउड्स एज कंपेयर टू क्यूमुलस क्लाउड्स. ठीक है, पहली चीज इसको दिमाग में रखो. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. क्यूमुलस क्लाउड्स आर व्हाइट एंड थिन एंड फॉर्म डेलिकेट पैचेस, यहां तक तो सही है, एंड गिव्स अ फाइब्रस एंड फेदरी एक्सपीरियंस अपीयरेंस. तो देखो, ये व्हाइट और ये जो थिन है, व्हाइट भी आपका सीरस होता है, थिन भी आपका सीरस होता है, फेदरी अपीयरेंस भी आपका मोस्टली आपको सीरस क्लाउड में देखने को मिलता है. ठीक है, पैचेस आप कह सकते हो कि क्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर पैचेस होते हैं, बट अदर फैक्टर्स वो सारे जो है वो सीरस क्लाउड्स के हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है. सीरस क्लाउड्स एग्जिबिट अ फ्लैट बेस, ठीक है, एंड हैव अपीयरेंस ऑफ राइजिंग डोम्स. अब जब जिस चीज का बेस फ्लैट है तो वो डोम की तरह कैसे दिखेगा, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है. राइजिंग डोम्स लगता है क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, और फ्लैट बेस होता है सीरस क्लाउड्स का, फिर भी कहते हैं कि हाँ फ्लैट बेस है, ठीक है, डोम्स है. तो ये पूरा फीचर मोटा मोटा अगर दोनों मिला के देखें तो ये क्यूमुलस क्लाउड का है. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो सीरस क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल. व्हाई? बिकॉज उनका दे आर हाई क्लाउड्स. हाई क्लाउड्स में क्या होगा, हाई क्लाउड्स में ऊपर आपका टेम्परेचर बहुत लो होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा. जब टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, माइनस में होगा, तो आपके आइस क्रिस्टल फॉर्म में सीरस क्लाउड होंगे. सो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एंड इस 2004 के क्वेश्चन ने हमें कहीं ना कहीं सीरस क्लाउड्स के फीचर्स को बता दिया है एंड क्यूमुलस क्लाउड के फीचर्स को, दोनों फीचर्स जो है वो हमें इस एक क्वेश्चन से पता चल गया है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग काम के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के. आप है ना, इन सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि आंखों से निकाल दो, ये क्वेश्चन काम आते हैं. ये देखो, ये हमारा एनसीईआरटी का पूरा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन. एक बार इसको समझा देता हूँ. सीरस आर फॉर्म्ड एट अ हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, दे आर थिन डिटैच्ड क्लाउड्स, फेदरी अपीयरेंस, दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर. ठीक है, तो व्हाइट,
ठीक है, ये डिटैच, थिन, फेदरी अपीयरेंस सीरस क्लाउड का होगा, ये आपको याद रखना है, इसी पे पूरा क्वेश्चन था। क्यूमुलस कॉटन वूल की तरह होता है, ठीक है, इसका बेस कैसा होता है, फ्लैट बेस होता है, मैंने आपको कहा था, ठीक है, इसका मतलब ये जो फ्लैट बेस है ये भी आपका क्यूमुलस क्लाउड का ही होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटस, स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर्ड, ठीक है, स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर्ड, लेयर्ड क्लाउड्स है कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, ठीक है, दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एंड मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद अ डिफरेंट टेम्परेचर। निम्बस मतलब ब्लैक एंड डार्क ग्रे, ये बस ये इतना ही डिस्क्रिप्शन याद रखो, ज्यादा क्लाउड्स में डीप जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी पूछेगा तो इतने से पूछेगा, इसके बाद कभी क्लाउड्स पे कभी करेक्टरिस्टिक्स पे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछा इसके अलावा, ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो बस इसको एक आप अपना जो एनसीईआरटी है उतना तैयार करो, आपको काफी हेल्प हो जाएगा उससे, ठीक है। उसके अलावा देखो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजनल इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक तो सीरस क्लाउड की थिनिंग है, उसकी कोई टेक्निक की बात हो रही है, दो टेक्निक की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, एक तो सीरस के क्लाउड को थिन करना है, सीरस क्लाउड थिनिंग, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये दोनों क्यों किए जाते हैं, ये क्यों किए जाएंगे, ठीक है, समझिए बात को, अगर सीरस क्लाउड को थिन कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर आपका क्लाउड और ज्यादा थिन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको वो सोचना है। आप अगर सल्फेट एरोजल्स अगर स्ट्रेटोस्फेयर में डाल दोगे उससे क्या हो जाएगा, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन इज रिलेटेड टू, या रेनफॉल इज रिलेटेड टू दी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेयर नॉट स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो फीचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड्स ऑन द अर्थ, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना होता तो ये एक्सोस्फीयर पे करते, ये तो बहुत ऊपर करते, सोलर विंड को अगर कुछ रोकना है वैसा कुछ है, ठीक है, और उसमें सीरस क्लाउड थिनिंग क्या कर लेगा भाई, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सोलर विंड्स जो है उसका इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा होता था, ये तो वैसे भी इसको कुछ नहीं रोक सकता, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये दोनों टेक्निक काम आएगी, कैसे काम आएगी इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। उससे पहले अगर मैंने आपको अगर लास्ट एपिसोड याद हो उसमें मैंने एक बात बोली थी, हाई क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स का फीचर क्या होता है, दे आर नेट वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, नेट वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, नेट वार्मिंग इफेक्ट, ये हमने 2022 का पीवाईक्यू डिस्कस किया था, 2022 का पीवाईक्यू लास्ट एपिसोड में, उसमें हाई क्लाउड का ये फीचर देखा था। लो क्लाउड नेट कूलिंग इफेक्ट करते हैं, ये फैक्ट याद रखना आप, ये 2000 कितने का क्वेश्चन था, 2019 का था, ठीक है, इसी बेस्ड पे, इसी क्वेश्चन के बेस पे 2022 का क्वेश्चन बनाया, आप ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। 2022 का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हाई क्लाउड्स आपका नेट आपका इफेक्ट वार्मिंग करता है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हाई क्लाउड्स को और ज्यादा थिन करेंगे, ठीक है, थिन करके हम क्या करना चाहेंगे कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम हो जाए। अब कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, देखो, cirrus cloud thinning, cirrus clouds are high altitude ice clouds that have a net warming effect because they trap outgoing long wave infrared radiation from the earth, ठीक है, वो ट्रैप करते हैं, साइंटिस्ट सजेस्ट देते हैं कि थिनिंग ऑफ और dissipating these clouds often by injecting ice nucleating substance does silver iodide to allow more heat to escape into the space thereby cooling the planet, अगर हम उसको थिन कर देंगे तो वो जो ट्रैप कर रहा है हमारी जो सरफेस की रेडिएशन को, वो कम ट्रैप करेगा, जब वो कम ट्रैप करेगा तो यहाँ से हीट जो है वो ऊपर आपकी चली जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, जब पास ऑन हो जाएगी तो नेट कूलिंग इफेक्ट करेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सीरियस क्लाउड थिनिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात याद रखना। वहीं पे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसनल इंजेक्शन कर दोगे तो उससे क्या होगा, दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्प्रेइंग टाइनिंग रिफ्लेक्टिव पार्टिकल such as sulfate aerosols in the stratosphere. These particles mimic the natural cooling effect of a large volcanic eruption by reflecting a portion of incoming solar radiation back to the space before it can warm the earth surface, ठीक है, हम स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये ऐसे कुछ आप कह सकते हो कि एरोजोल्स जो है वो वहां पे छोड़ देंगे पार्टिकल्स को, और वो पार्टिकल क्या करेंगे, वो जैसे हमारी वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर जिस तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं उसको मिमिक करेंगे,
और क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे जो भी हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। तो देखो ये सीरस क्लाउड थिनिंग इज हेल्पफुल इन ट्रैपिंग, या कह सकते हैं कि किसको कम करने के लिए, किसका इफेक्ट कम करने के लिए, वो है सरफेस की इंफ्रारेड रेडिएशन को। वहीं पे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजनल इंजेक्शन आपकी इनकमिंग इंसोलेशन जो है उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा। ये दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के टेक्निक है, दोनों ही अलग अलग तरीके हैं, बट कहीं ना कहीं गोल उनका दोनों का सेम है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और इस कॉन्सेप्ट को प्लीज दिमाग में रखना। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट किया है, हाई क्लाउड्स नेट वार्मिंग इफेक्ट, लो क्लाउड्स नेट कूलिंग इफेक्ट, ये याद रखना। हाई क्लाउड्स नेट वार्मिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई आपका सीरियस क्लाउड थिनिंग, ये बात याद रखना। अब इस क्वेश्चन को समझो, बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है क्योंकि हम जब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना ऑप्शंस, तो हम थंडरस्टॉर्म के रेफरेंस में इसको सोचेंगे, जैसे मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of the air and water particle। जब ये तीनों ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको ये तीनों थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड होगा। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि थंडर स्टॉर्म के अंदर थंडर जो होती है, मतलब जो वो बिजली चमचमाती है, वो क्यों होती है। बात समझ आ रही है मेरी। वो ये नहीं पूछ रहा कि थंडर स्टॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, वो नहीं पूछ रहा कि थंडर स्टॉर्म कैसे आता है, वो नहीं पूछ रहा कि थंडर स्टॉर्म के फीचर्स क्या हो, वो पूछ ही नहीं रहा। वो पूछ रहा है कि थंडर स्टॉर्म में जो थंडर होता है, मतलब वो जो बिजली चमचमाती है, ठीक है, वो कड़कड़ाती है, ठीक है, बिजली एकदम कड़कड़, वो क्यों होता है, वो आवाज क्यों आती है, उसके बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। और जब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझोगे तो आप कहोगे कि ये तीनों फीचर जो दिए हुए थे ये तो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड थे। ये कोई भी स्टेटमेंट ये नहीं बता रहा कि थंडर क्यों आता है थंडर स्टॉर्म के अंदर। सो आंसर होगा नन ऑफ द अबव प्रोड्यूस द थंडर, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर थंडर स्टॉर्म से सोचोगे तो गलत करोगे, थंडर से सोचोगे तो आप इसको सही करोगे। थंडर क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू दी हीट, हीट के कारण होता है। और हीट यहाँ पे बात ही नहीं की गई, हीट की किसी ने बात नहीं की, यहाँ पे बात कर रहे हैं मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काईज। तो जब दो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड स्काई में मीट करते हैं, लाइटनिंग होती है दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, वाटर पार्टिकल्स, ये सब आपके कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म के फीचर्स है, नॉट की रीजंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द थंडर। थंडर कैसे हुआ वो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब समझिए कि थंडर क्यों होता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया फिर एग्जैक्ट थंडर का कारण क्या होता है। इंटेंस हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, अ लाइटनिंग बोल्ट ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर हीटिंग द इमीडिएट सराउंडिंग एयर, द टेम्परेचर एज हाई एज 30,000 डिग्री सेल्सियस विच इज रफली 5 टाइम्स हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। इंटेंस हीट के कारण आपकी बिजली चमकती है, एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन होता है। ठीक है, द एक्सट्रीम एंड सडन हीटनिंग happens in a fraction of a second causing air molecule to expand outward in the supersonic speed, और इसी कारण आवाज होती है। और acoustic shock waves, ठीक है, एयर रैपिडली एक्सपेंड करती है देन इमीडिएटली कूल्स होती है। तो कभी एक्सपेंड होती है कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट क्रिएट अ मासिव प्रेशर शॉक वेव, दिस वेव वायलेंटली क्रैश इनटू द सराउंडिंग कूलर एयर प्रोड्यूसिंग अ लाउड क्रैक और डीप रंबल दैट वी हियर एज अ थंडर। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझे होंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था और आंसर। इसीलिए कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड उस समय जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है। सेम सीसेट का भी यही रूल है। सीसेट लोगों का इसलिए नहीं होता कि उनकी मैथ्स वीक है, सीसेट लोगों का इसलिए नहीं होता बिकॉज उस समय एग्जाम हॉल के अंदर हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इसलिए सीसेट नहीं होता। ठीक है, मैथ वीक है, ये सीसेट का कारण नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, देन ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब थंडरस्टॉर्म क्यों होता है। ठीक है, आपको पता है कि जब कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है, अपड्राफ्ट, बार बार ऊपर नीचे पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण क्या होता है। देखो अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो दिस इज अ क्लाउड, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये क्लाउड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में, जब ऊपर नीचे होता है, तो इसमें पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स बनते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं, वो हैवी होते हैं, वो क्लाउड के नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज वाले आपके जो है वो आप कह सकते हो अपवर्ड अपवर्ड रीजन,
ऑफ द क्लाउड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, आप इसको समझिए। अब होता क्या है कि ग्राउंड एक्ट एज अ न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, इतना नेगेटिव होता है कि ये जो ग्राउंड है ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाता है। ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाता है। ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाता है, ये बात याद रखना। जब नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके कारण आपका जो है वो थंडरस्टॉर्म आता है। ठीक है, बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म, आंधी, बारिश, क्लाउड बर्स्ट, इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। इसी को थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो का एनसीईआरटी में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कभी भी यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। other several local storms are thunderstorms and tornadoes. They are short duration. पहली बात short duration, occurring over a small area but violent. ठीक है, thunderstorm caused by intense convection और moist hot days. बहुत ज्यादा कन्वेक्शन होते हैं तो उसके कारण बनते हैं। A thunderstorm is well grown cumulonimbus cloud. ठीक है, क्लाउड पूछ सकता है यूपीएससी। Producing thunder and the lightning. When the clouds extend to a height where sub-zero temperature prevails, हेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे कम डाउन एज अ हेलस्टॉर्म। तो हेलस्टॉर्म का भी कारण बताया है कि जब आपका जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है वो सब जीरो टेम्परेचर में होगा, तो आपके हेलस्टॉर्म, जो कह सकते हैं कि गोला पड़ता है ना, गोला, जो आपके बर्फ के गोले पड़ते हैं, उस टाइप की हेलस्टॉर्म वाली सिचुएशन होती है। इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट मॉइस्चर, द थंडरस्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म्स। अ थंडरस्टॉर्म is characterized by the intense updraft and rising warm air which cause the clouds to grow bigger and rise to greater heights. This cause precipitation, later downdraft bringing down the earth to cool air and the rain. From severe thunderstorms, sometimes spiraling descents like a trunk of an elephant with a great force. ठीक है, or low pressures at the center causing massive destruction on its way. Such a phenomena is called tornado. Tornado generally occur in the middle latitudes. ये बात याद रखना। The tornado over the sea is called water spouts. ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं आपके कोरियोलिस फोर्स, मतलब हम विंड्स की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना। व्हाट कॉज अ विंड टू डिफेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर आपको विंड का डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उसके कारण आपका कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। और कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है वो आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड होती है। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड क्यों होती है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। As the earth rotate on its axis from west to east, it generate an apparent force known as Coriolis force. ठीक है, because the earth is spinning sphere, different latitudes move at the different speeds. ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है? फास्टेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्लोएस्ट एट द पोल्स। देखो ना, ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे ज्यादा फास्ट होता है इक्वेटर पे रोटेशन की स्पीड, इसीलिए आपको कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो मिलेगा। ये बात याद रखना, जीरो, जीरो कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर, याद रखना। ठीक है, और सबसे हाई आपको कोरियोलिस फोर्स मिलेगा पोल्स एरिया के अंदर। when air moves across the latitude, it gets pulled off its straight high pressure to the low pressure path। in northern hemisphere wind deflects to the right। ठीक है, in southern hemisphere wind deflects to the लेफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है। क्विक चीट कोड क्या है? फेरल लॉ इसको बोलते हैं, इसी को फेरल लॉ बोलते हैं। ठीक है, NRSL। ठीक है, नॉर्थ इज इक्वल टू राइट, साउथ इज इक्वल टू लेफ्ट। नॉर्थ इज इक्वल टू राइट एंड साउथ इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन इसी एक कॉन्सेप्ट से होने वाले हैं। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, the direction of wind pattern in the northern and the southern hemisphere are governed by the Coriolis force। ठीक है, the direction of the wind, विंड की डायरेक्शन किस तरीके से जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो करता है कोरियोलिस फोर्स। ये अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है? हमने तो अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ पढ़ा नहीं। हमने इतना पढ़ा है कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट में होता है,
ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट होता है। ठीक है, अब आप इसको देख लो कि क्लॉक कैसे घूमती है, क्या उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आपकी विंड्स ओरिजिनेट होती है। इफ इन विंड ओरिजिनेट होती है तो वो किस तरफ जाएगी? देखो, हमेशा राइट और लेफ्ट किस रेफरेंस में आपको बोलना है? आपको ओरिजिनेट पॉइंट से बोलना है। यहां से ओरिजिन हो रहा है विंड का ओरिजिनेट पॉइंट क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहां से आपको राइट लेफ्ट देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो ड्रॉ कर रहा हूं तो इधर की तरफ मेरा राइट है। ठीक है, ड्रॉ ड्रॉ की मैं अगर बात करूं तो यहां से मेरा राइट है। ठीक है, और यहां पे मेरा लेफ्ट है। ठीक है, आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके इधर की साइड दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। ठीक है, बट फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, इससे क्या हो रहा है? ये जस्ट हमारे अपोजिट है। ठीक है, ये हमारे अपोजिट है, तो इसका राइट होगा इधर और इसका लेफ्ट होगा इधर। ठीक है, अगर इसका राइट इधर होगा तो हमने अभी क्या पढ़ा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, तो मतलब विंड इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आप देखो कि क्या ये घड़ी की तरह है क्या? अगर मान लो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या घड़ी की तरह डिफ्लेक्ट हो रही है? यस। ठीक है, इस तरीके से होगी तो फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसी ऐसी घड़ी चलती है। ठीक है, तो यस बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है कि इसमें ना थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से सोचा है। मतलब इसके अंदर एग्जैक्टली आपको साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन की सिचुएशन में नहीं बात की गई। अगर जब हम साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन की सिचुएशन में बात करेंगे तो वहां पे आपका थोड़ा सा रेफरेंस अलग हो जाएगा, बट आप जनरल विंड का पैटर्न देखोगे, जनरल विंड का पैटर्न देखोगे तो उसमें आपको यही दिखेगा कि विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अगर साइक्लोन है तो साइक्लोन के अंदर आपका नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन होता है एंटी क्लॉकवाइज की तरह, साइक्लोन घूमता है। ठीक है, क्योंकि क्यों, इसका कारण क्या है? ध्यान से समझना, साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, अब साइक्लोन भी कुछ ईस्ट से वेस्ट, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट जाएगा, वहीं पे अगर आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। बात समझ आ रहे हैं? तो इसके कारण जो है आपको अलग से इनको याद रखने पड़ेंगे, बट आप जनरल पैटर्न देखोगे तो आपको यही मिलेगा, विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बट जब आप साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के रेफरेंस में देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज की तरह आपको देखने को मिलेगा साइक्लोन, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन आपका क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा बात। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब कह रहे हैं कि विंड पैटर्न क्लॉकवाइज है, ये है, और ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है, तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपको याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई? वेस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत स्ट्रॉन्गर है, परसिस्टेंट है देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई? सदर्न हेमिस्फीयर हैज अ लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी तक हमने कहीं ये पे पढ़ा कि कोरियोलिस फोर्स आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? ये पढ़ा अभी तक? कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर हैज अ लेस लैंड मास एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए वेस्टर्लीज आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर है एंड परसिस्टेंट है देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सोचना, इसको आप ध्यान से सोचना और फिर इसका आंसर करना। ठीक है, और इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें कॉन्सेप्ट है, और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर करेक्ट? ठीक है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट इन द इक्वेटर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट मैक्सिमम एट द पोल्स, अब इसका कारण क्यों है? इसका कारण क्यों है? क्योंकि रोटेशन स्पीड कम है, ये बात याद रखना,
ये आपसे फिर असर्शन रीजन में पूछ लेगा यही इसी स्टेटमेंट को कि द कोरियोलिस फोर्स, असर्शन में देगा कोरियोलिस फोर्स आपका मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट इन द इक्वेटर, और कॉज में क्या देगा कि द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ये याद रखना, जहां पे रोटेशन स्पीड कम होगी, रोटेशन स्पीड कम होगी तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, और जहां पे रोटेशन स्पीड ज्यादा होगी, जैसे इक्वेटर पे रोटेशन स्पीड ज्यादा होगी, तो कोरियोलिस फोर्स कम होगा, कोरियोलिस फोर्स कम होगा, ये बात याद रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, मैं अभी बता रहा हूं, यहां से हिंट ले सकते हो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बताया नहीं है, ठीक है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है, ये बात याद रखना। सो आंसर इज बोथ 1 एंड 2, दोनों ही सही स्टेटमेंट है कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड, दोनों ही फैक्ट आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, और ये वाला फैक्ट भी पता होना चाहिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है, वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। This force is called Coriolis force after the French physicist who described in 1844. It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere. अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, northern hemisphere में right direction and left in the southern hemisphere. यहां तक तो क्लियर है। अब एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। The deflection is more when the wind velocity is high. ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द विंड वेलोसिटी। इफ द विंड वेलोसिटी इज हाई द डिफ्लेक्शन इज हाई, इफ विंड वेलोसिटी इज लो द डिफ्लेक्शन इज लो। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट। सेकंड, द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। उसी बात को फिर से बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री एंगल एंड फॉर एग्जांपल 90 डिग्री एंगल, ठीक है, सेम वही बात उसको एंगल की लैंग्वेज में बोल दिया कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ योर एंगल इज हाई, इफ योर एंगल इज हाई योर कोरियोलिस फोर्स इज हाई। अभी हमने वही डिस्कस किया कि पोल्स पे सबसे ज्यादा आपका हाई आपको कोरियोलिस फोर्स मिलेगा, वहीं पे इक्वेटर पे आपको 0 मिलेगा, आपको 0 डिग्री पे 0 कोरियोलिस फोर्स मिलेगा, ये बात याद रखना। 0 डिग्री पे 0 कोरियोलिस फोर्स, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ लैटिट्यूड is directly proportional, Coriolis force is directly proportional to the angle of the latitude। जिस एंगल, जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे उतना ज्यादा Coriolis force बढ़ेगा। It is maximum at the poles and absent at the equator, it directly लिखा गया, ठीक है, आपको ये भी फीचर याद रहेगा। उसका नेक्स्ट पढ़ो, the Coriolis force act as a perpendicular to the pressure gradient force। the pressure gradient force is perpendicular to the isobar। the higher the pressure gradient force the more is the velocity of the wind, ठीक है, द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इन द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसको ध्यान से समझ लो कि क्या बात बोल रहा है, ठीक है, इसको समझो, यहीं पे समझा देते हैं। चलो, ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार्स आर द लाइंस, ठीक है, जो आपको सेम प्रेशर बताता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1013 का प्रेशर है, ठीक है, मिलीबार का प्रेशर है, और यहाँ पे आपका 1005 का मिलीबार का प्रेशर है, ठीक है, ये दो प्रेशर है, ठीक है, हालांकि इतना कम होता नहीं है, बट ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में समझो कि 1013 का यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, इसको समझो। तो दीज आर दी आइसोबार लाइन, ये क्या है, इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे, दीज आर आइसोबार्स, दीज आर आइसोबार्स, ठीक है। विंड कैसे डिफ्लेक्ट करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ये विंड है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई है, दिस इज अ विंड। विंड की इस तरीके से चलेगी फ्रॉम हाई प्रेशर आइसोबार टू द लो प्रेशर आइसोबार, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये जो आपका, अब ये फोर्स कौन सा है, ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों गई, इसके कारण, पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। उस फोर्स के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड की डायरेक्शन गई है, विंड इस तरीके से मूव की है,
ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से समझूं, अगर इस डायग्राम को समझूं, तो योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार। ठीक है, दिस इज योर विंड एंड दिस इज योर आइसोबार। ठीक है, सो इट इज परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार, सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज दी परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार। ये फैक्ट आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, आपका जो ये विंड है, विंड के परपेंडिकुलर में लगता है आपका कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो विंड के परपेंडिकुलर आपका लगता है कोरियोलिस फोर्स। अब मैं इस लाइन को रीड करता हूं फिर से, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। एक छोटी छोटी चीजों से लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, इतने इतने से ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर। The pressure gradient force is perpendicular to the isobar. तो pressure gradient force is perpendicular to the isobar. Yes, it is correct. ठीक है, द हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अगर मान लो जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे होगा, इन दोनों के बीच में जितना मैक्सिमम डिफरेंस होगा, डिफरेंस अगर और बढ़ जाएगा, ये मान लो कि 1020 हो गया तो फोर्स और बढ़ गया, तो और ज्यादा फोर्स बढ़ेगा तो और ज्यादा स्पीड हो जाएगी विंड की। जब विंड की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द विंड, इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये बात याद रखना है आपको। एज अ रिजल्ट, टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू द each other in the low pressure area, wind blows around it. At the equator, Coriolis force is zero, wind blows perpendicular to the isobars, the low pressure gets filled instead of getting intensified. This is a reason why tropical cyclones are not formed near the equator. ये बात याद रखना, यहां से assertion reason क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको ये डायग्राम भी याद रखना है। इसी डायग्राम को मैं आगे जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझाते टाइम इसी डायग्राम को मैं और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स जब अपर अपर आपकी एयर सर्कुलेशन में जब अपसेंट हो जाता है, उसके बाद ये मूवमेंट कैसे हो जाता है, ये विंड किस तरीके से बहने लग जाती है। ये विंड जो अभी, ध्यान से समझना, ये विंड जो अभी आइसोबार के परपेंडिकुलर बह रही है, थोड़ी देर बाद ये आपके पैरेलल टू दी आइसोबार बहने लग जाएगी। इसी को बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसको और डिस्कस करेंगे, बट आप इतना समझिए, जो विंड अभी परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार बह रही है, वो पैरेलल टू दी आइसोबार जब बहने लग जाए, उसे बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, जिसको आप जेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। और जेट स्ट्रीम इज द फिनोमिना ऑफ द अपर एयर सर्कुलेशन। ये बात याद रखना है। ठीक है, ग्लोबल विंड पैटर्न आपको पता होगा, आई होप। ठीक है, इजीली हमने अभी डिस्कस, जैसे आपको एयर प्रेशर सिस्टम पता होगा। ठीक है, दिस इज योर लो प्रेशर एरिया। ठीक है, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। ठीक है, और इस तरीके से ही आपका प्रेशर सिस्टम, इस प्रेशर सिस्टम के कारण ही आपकी विंड की सर्कुलेशन होती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स, इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड, इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड टुवर्ड्स द 1 to 3 किलोमीटर ओवर द सी सरफेस, द फ्रिक्शन इज मिनिमल। ये बात याद रखना। ठीक है, अब प्रेशर एंड विंड, ठीक है, इसके बारे में अभी हम एक क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इस पे आते हैं, इस बात पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। जेट स्ट्रीम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी अकर होती है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। ठीक है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन is nearly 10 degree Celsius lesser than that of the surrounding। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस जेट स्ट्रीम को समझते हैं कि जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। नो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। मोस्टली जेट स्ट्रीम आपको इक्वेटर पे नहीं मिलेगी, 0 डिग्री पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है इन बोथ दी हेमिस्फीयर। उसके अलावा आपके स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम्स भी होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट पोलर, जिसको पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं। बट मोटा मोटा हमारे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। अब जेट स्ट्रीम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको इतना दिमाग में रखना है। देखो, आपको मैंने नॉर्मल तो अभी डायग्राम बताया आइसोबार वाला, बस इतना याद रखिए कि आइसोबार, जो आपके ये आइसोबार्स है, दीज आर द टू आइसोबार्स। ठीक है, ये आइसोबार में पहले विंड ऐसे बह रही थी। ठीक है, अब आइसोबार ये जो है, ये इसके पैरेलल आपका, इसके पैरेलल जो है वो आपके विंड बहने लगेगी। इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से लग रहा था।
ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से लग रहा था, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड सिचुएशन, दिस इज द ए सिचुएशन, दिस इज द बी, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स, एंड यहाँ पे कहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा था, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं कहीं यहाँ दिखाते हैं कहीं अलग, बट उतना समझो कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा था नियर द ग्राउंड। बट जैसे ही हम अबव द ग्राउंड गए, जैसे ही हम अबव द ग्राउंड गए, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो गया। जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो गया, तो हुआ क्या कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से लग रहा था और कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से लगने लग गया। मतलब जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप कह रहे हो अपोजिट चलने लग जाए, तो विंड की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाती है आइसोबार के। दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स। ऐसा होता क्यों है, क्यों ये एक दूसरे को जो है इस तरीके की सिचुएशन में एक दूसरे को आप कह सकते हो काउंटर करने की सिचुएशन में कैसे हो जाती है। यहाँ पे तो काउंटर नहीं कर रही थी, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे चल रहा था, कोरियोलिस फोर्स ऐसे चल रहा था। जब ये कोरियोलिस फोर्स ऐसे चल रहा था तो विंड को डिफ्लेक्ट कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स गायब हुआ, सारा गेम इसके कारण हुआ, जैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे गायब हुआ, जैसे ये गायब हुआ, तो स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द विंड, वेलोसिटी ऑफ द विंड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। फ्रिक्शन कम लगेगा तो विंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब जैसे ही विंड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो यहां से इस पोजीशन से, इस पोजीशन से चलते चलते ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसके काउंटर में। ये बात समझ आ रही है, इस तरीके से इतना ज्यादा हाई लेवल पे कोरियोलिस फोर्स हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। इसीलिए विंड का मूवमेंट जो है वो पैरेलल टू दी आइसोबार्स हो जाता है। इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है, इसी को बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, अपर एयर विंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, प्रेशर है, सिस्टम है, उस सबको अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वो भी आपकी एक जेट स्ट्रीम उसे ड्रैग करके लेके आती है। जो आपकी यहाँ पे मेडिटेरियन सी के आसपास जो जेट स्ट्रीम अपर एयर में होती है, वही ड्रैग करती है उस पूरे को, आपके जो साइक्लोनिक कंडीशन है वो इंडिया में लेके आती है, और आपकी सर्दी में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट दिस इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको याद रखना है कि जब जियोस्ट्रॉफिक विंड होगी, तो द बोथ कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंसिंग ईच अदर, वुड बैलेंस ईच अदर, ठीक है, एंड द विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। ये दो बातें याद रखनी है, नॉर्मल कंडीशन की एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड की कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। अब 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ये बताइए भैया इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो पहले एक दो क्वेश्चन और आई पे देखते हैं, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। बेटे सेकंड स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखो सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको समझते रहिए, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो काफी ज्यादा इजीली हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट को समझिए कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, कुछ ही साइक्लोन है जिसमें आई होती है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप सोचिए इसका आंसर कैसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट है कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसमें तो आई होती है, बट जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, वहां पे कोई भी आई नहीं होती है, वहां पे कोई भी आई नहीं होती है, आपको ये याद रखना है। इसलिए ओनली सम, ओनली सम, ये बात याद रखना, ओनली सम आपके साइक्लोन्स डेवलपमेंट आई। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वही आ रहा है। अब बताओ थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, इसको समझिए, ठीक है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई साइक्लोन सिग्निफिकेंटली, इसमें वार्मर होता है, ठीक है, नियर लेस नहीं होता है, या तो वार्म होता है। ये बात याद रखना कि वार्म होता है यहाँ पे, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। नो, लेसर नहीं होता, हाई होता है, वार्म होता है यहाँ पे। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर इज टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने सोचा कि इसको मैं आगे बताऊं, बट ठीक है,
अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे मैं एक क्वेश्चन से और सॉल्व करता हूं, उसको भी देखिए ध्यान से। दिस इज दी योर बेसिक डायग्राम ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, दिस इज योर आई। ठीक है, आई में क्या हो रहा है, वार्म एयर सबसाइड कर रही है, सबसिडेंट्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काम रीजन है, दिस इज द काम रीजन ऑफ द साइक्लोन, ये याद रखना। दिस इज द आई वॉल, आई वॉल बिल्कुल काम नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एंड इसको रेन बैंड्स बोलते हैं, आउटफ्लो, ये बिल्कुल अभी हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने उठाया, एक बात याद रखना, द कॉज ऑफ आई फॉर्मेशन इज स्टिल नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। बिकॉज मेरे जब मैं ये पीपीटी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये आई फॉर्मेशन होता क्यों है। ठीक है, ये तो समझू, जब मैं इसको समझने की कोशिश की तो मुझे ये फैक्ट पता चला कि द कॉज ऑफ आई फॉर्मेशन इज स्टिल नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। हम समझ ही नहीं पाए कि ये आई क्यों बनती है। ये मतलब इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन के अंदर ये काम सिचुएशन कैसे बनती है, इसका आइडिया आज तक हमें नहीं लगा है, फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। द हरिकेन सेंटर इज रिलेटिवली काम, जनरली क्लियर एरिया सिंकिंग एयर, द क्लियर एरिया ऑफ सिंकिंग एयर, यहाँ पे एयर सिंक हो रही है। ठीक है, लाइट विंड्स एट यूजली डू नॉट एक्सीड। ठीक है, ये सब तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना, इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगाया। द सरफेस विंड स्पाइरल्स इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अभी हमने देखा कि एयर डिसेंड होती है सेंटर ऑफ द साइक्लोन, सेंटर इज आई, आई में जो है एयर डिसेंड होती है। ये क्वेश्चन काफी वेबसाइट में रॉन्ग भी दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है कि नहीं एयर डिसेंड नहीं होती है, बट एयर डिसेंड्स होती है इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। क्योंकि देखो बताऊं क्यों, क्यों कई जगह पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। बिकॉज अगर आप ध्यान से समझो, अगर मैं पूरे इसको सेंटर समझू, ठीक है, जिसमें आई वॉल भी आती है, तो यहाँ पे तो असेंड ऑफ द एयर हो रहा है भाई, जब हमें पता है कि लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है, पूरा लो प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर के कारण हम सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो एयर जो है यहाँ पे आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, हम यही सोचते हैं, बट आप ये भी सोचिए कि इसी लो प्रेशर के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर है ऊपर। ये हमेशा याद रखना, साइक्लोन के जो अबव एरिया होता है, अबव जो साइक्लो एयर सर्कुलेशन है, वो हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ से एयर प्रेशर में ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भी जो एयर जो है वो डिसेंड होती है। तो अगर आप पूरा सेंटर देखोगे, मतलब आई वॉल और आपकी आई दोनों को अगर कंसीडर करोगे तो आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर मिलेंगे, बट सेंटर को अगर आप आई समझोगे तो आप बिल्कुल समझोगे कि एयर डिसेंड इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, तो इसीलिए काफी जगह पे ये गलत आंसर भी दिया हुआ है। इसका काफी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर ने इसका आंसर सी बताया, बट आंसर सी नहीं है, इसका आंसर बी है, बिकॉज इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात समझ आ रही है, सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ट्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, वो स्पाइरल हो रही है, बट इसका यहां से एयर डिसेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज बी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर इज इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, in a South Atlantic and Southeastern Pacific region in the tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? अब यहां पे आपको सोचना है कि साइक्लोन ओरिजिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए। ये बात समझ आ रही है, साइक्लोन ओरिजिनेट होने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपको ये पता है तो आप समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पे साइक्लोन क्यों नहीं ओरिजिनेट हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग करने की कोशिश करूं, जितना मुझे याद है साइक्लोन ओरिजिनेट में क्या क्या चाहिए, जो मुझे बेसिक पता है, जैसे आपका सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से हाइयर ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड, यहाँ पे आईटीसीज है, आईटीसीजी होना चाहिए, आईटीसीजी का जो कन्वर्जेंस है, जो वार्म एयर जो है कन्वर्ज करेगी, तो वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स हाई होना चाहिए, तभी तो स्पाइरल वेंट बनेगा, और जहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा वहां पे साइक्लोन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, इसका मतलब वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं ओरिजिनेट करते। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। जैसे फोर्थ करेक्टरिस्टिक हो सकता है कि वहां पे कोल्ड करंट्स नहीं होने चाहिए, जनरली कोल्ड करंट्स नहीं होने चाहिए। कोल्ड करंट होंगे तो आपका ये टेम्परेचर मीट नहीं करेगा, टेम्परेचर मीट नहीं करेगा तो साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं करेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब देखते हैं कि डज नॉट ओरिजिनेट, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर इज लो,
हो सकता है कि भाई सी सरफेस का टेम्परेचर लो जो हमने देखा है 27 डिग्री से कम होगा, तो शायद वहां पे ओरिजिनेट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये भी लॉजिकल कारण है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, मतलब यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी नियरली एब्सेंट है, ठीक है, या रेयर है, बहुत ही रेयर है। कभी सेल्डम, कभी कभार कभी अकर होता है, मतलब रेयरली यहाँ पे एब्सेंट ही होता है। तो जहां पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एब्सेंट होगा, ठीक है, तो वहां पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन एब्सेंट नहीं होगा, मतलब ओरिजिनेट नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। कोरिलिस फोर्स इज टू वीक, हमने अभी देखा कि कोरिलिस फोर्स तो बहुत हाई चाहिए, अगर वो टू वीक है तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ठीक है, तो लैंड में तो वैसे भी नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल फर्जी बनाया हुआ है, इसको तो हटा दो। ऊपर तीन देखो, तीनों ही कारण है। अगर ये तीनों चीजें ही हमें चाहिए होती है फॉर टू ओरिजिन ऑफ द योर साइक्लोन। अब देखो, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स पे साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं करता। अब आपको स्पेसिफिक कारण पता होना चाहिए इस रीजन का। इस रीजन का अगर स्पेसिफिक कारण आप समझोगे, वो समझोगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम कर। यहाँ पे आईटीसीजी आता ही नहीं है, आईटीसीजी नहीं होता। तो जब आईटीसीजी नहीं होगा तो आपकी वॉर्म, मतलब सॉरी नॉट वॉर्म, आपकी जो विंड्स है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी। जब विंड कन्वर्ज नहीं करेगी तो वो स्पाइरल विंड में बनेगी कैसे? ये बात समझ आ रही है? सो ऑप्शन बी इन अमंग द थ्री जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, इसीलिए ऑप्शन बी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उस, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था 2015 के हिसाब से, काफी डिफिकल्ट था, और इसका आंसर तीनों ही सही है। 1 2 3 ये तीनों सही है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी ने माना है, वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको दो फैक्ट और बताता हूं फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, इसको समझना। ये दो बातें हमेशा याद रखना। साइक्लोन्स, एक तो पहली बात, साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द आईटीसीजी, ठीक है। व्हेन आईटीसीजी इज अवे फ्रॉम द 0 डिग्री द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट। इसका मतलब क्या है, इसको बात ध्यान से समझना। जब आईटीसीजी, आईटीसीजी ये मान लो आपका 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री पे तो वैसे ही साइक्लोन नहीं होगा, ठीक है। जब आईटीसीजी आपका 0 डिग्री से अवे होगा, अवे होगा, मान लो यहां पे है या फिर यहां पे है, ठीक है, तो आपका ओरिजिनेट होगा क्या? आपका ओरिजिनेट होगा साइक्लोन्स। ये बात याद रखना, ठीक है। आईटीसी जो जब अवे होगा फ्रॉम दी 0 डिग्री द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट। इसीलिए आप देखो कि आईटीसीजी जब कब कब मूव करता है, आईटीसीजी प्रॉपर आपका 0 डिग्री के आसपास कब रहता है? जब आपको मॉनसून आता है इंडिया के अंदर, जून जुलाई, उधर पूरा आपका 0 डिग्री के आसपास होता है, ट्रफ एरिया होता है। जब वो मूव करता है, जैसे ही आपका, जैसे आपको अगर याद हो, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो मॉनसून जैसे ही जाता है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून के बाद ही लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, ये अक्टूबर नवंबर के महीनों के अंदर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिखते हैं इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट पे। उसका कारण ये है बिकॉज वहां पे जब तक आईटीसीजी रहेगा तब तक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा। जैसे ही आईटीसीजी मतलब आपका 0 डिग्री से आईटीसीजी शिफ्ट करेगा, तभी आपके साइक्लोन्स आएंगे। ये फैक्ट हमेशा याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। सेकंड, आईटीसी डज नॉट शिफ्ट इन द रीजन्स ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स। जो मैंने आपको पहले बताया, साइक्लोन अपसेंट है जैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बिकॉज यहाँ पे कौन सा करंट है? ठीक है, हम्बोल्ट करंट, ठीक है, पेरुवियन करंट जिसको हम कोल्ड करंट बोलते हैं। सो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इनके कोल्ड करंट्स है, वहां वहां पे साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होगा। कभी यहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखना ये बात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म्ड इन द विंटर सीजन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड द एयर टेम्परेचर इज लो, ठीक है। इतना तो मुझे आता नहीं है, एक बार इसको रिजर्व में रखते हैं। Winter rainfall in the northern India causes development of anticyclonic condition with the low temperature। मुझे तो इतनी सी बात पता है, मेरे को तो किसी ने इतनी बात सिखाई है कि साइक्लोनिक कंडीशन से रेन होती है, प्रिसिपिटेशन होती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में कभी बारिश होती ही नहीं है। मैंने तो इतनी सी बात सीखी है। अगर मैंने ये बात सीखी है, तो विंटर रेनफॉल कैसे हो जाएगी जब आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, दोनों ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। व्हेन देयर इज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, देयर इज स्टेबिलिटी इन द एयर, स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर,
when there is a cyclonic condition, there is instability in the atmosphere. So how could it be possible that winter rainfall in the northern India causes the development of anticyclonic condition? भाई रेनफॉल, अब ये भी मतलब इसके रेनफॉल से ये इसका कॉज बनेगा, ये तो कोई कारण ही नहीं है। यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो ये कारण इसका विंटर रेनफॉल हो सकता है। ये बिल्कुल ही वियर्ड सा कचरा पट्टी सा जोड़ तोड़ के बनाया गया ये स्टेटमेंट है। सो आर इज फॉल्स, सो आंसर इज ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये आपको याद रखना है। सो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म्ड इन द विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, ठीक है, एयर टेम्परेचर इज लो। बिल्कुल पता है हमें एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है तभी तो विंटर है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, वेस्टलिन लगाते हैं, क्योंकि ड्राई विंड्स होती है, ड्राई विंड होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो ड्राई विंड्स होगी, ड्राई विंड होगी तो हमें वेस्टलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये याद रखना। विली विली क्या है? विली विली, विली विली ट्री है क्या? नहीं, ट्री नहीं है। विंड है क्या? नहीं। साइक्लोन है क्या? हाँ, हो सकता है। काइंड ऑफ फिश है क्या? नहीं, साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। दे आर नोन एज साइक्लोन इन द इंडियन ओशन, हरिकेन्स इन द अटलांटिक, टाइफून इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड सदर्न चाइना सी, विली विली इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एनसीईआरटी की एज इट इज लाइक। अब देखो इस क्वेश्चन को, 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड इन दी बोथ हेमिस्फीयर हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। क्या कह रहा है? 60 65 वाला, ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बेल्ट है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। द लो प्रेशर एरिया आर दी परमानेंट ओवर द ओशन रेदर देन ऑन द लैंड। लो प्रेशर एरिया परमानेंट है ओवर द ओशन, क्यों भाई? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि लो प्रेशर फिक्स हो गया कि परमानेंट है ओवर दी ओशन। ओशन के ऊपर आपका परमानेंट लो प्रेशर ही रहेगा, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट, बुद्धा ने यही बोला है। ठीक है, जब कोई चीज परमानेंट ही नहीं है, सो आंसर इज ए, सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। कि 60 65 डिग्री हमें लैटिट्यूड पता भी है, ठीक है, कि सब ट्रॉपिकल, नॉट सब ट्रॉपिकल, योर लो प्रेशर बेल्ट यार, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये एरिया। ठीक है, सो इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ये हमें पता है, एज इट इज पता है। तो ए इज ट्रू, ये फॉल्स है, ये याद रखना बिल्कुल। 2007 का क्वेश्चन, either of the two belts over the ocean at the 30 to 35 degree north and south latitude is known as horse latitude। भाई दोनों साइड में 30-35 डिग्री वाले जो लेटीट्यूड है उनको हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। ये सब प्रेशर पे क्वेश्चन है, अब आप समझ रहे होंगे, ये प्रेशर सिस्टम से क्वेश्चन आप शुरू हो गए। ठीक है, सो हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लेटीट्यूड आर दी लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, नो, हॉर्स लेटीट्यूड आर दी हाई प्रेशर बेल्ट। व्हाई? व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स लेटीट्यूड? बिकॉज जब यहां से शिप, जो ट्रेडर्स जो है वो शिप्स लेके जाते थे, ठीक है, जो घोड़े के, अरब के घोड़े होते थे, वो जो है उनका ट्रेड होता था। जब वो इस इन लेटीट्यूड्स पे आते थे तो उनको घोड़े नदी में गिराने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता, हाई प्रेशर एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जब इतना हाई प्रेशर होता था तो उनकी बोट सिंक होने लग जाती थी। जब वो सिंक होने लग जाती थी तो अपने वेट कम करते थे बोट का। बोट का वेट कैसे कम करते थे? हॉर्स अपने गिराकर और अपनी जान बचाने के लिए हॉर्स को गिरा देते थे आपके ओशन के अंदर, और खुद को बचाने के लिए, उस हाई प्रेशर से बचाने के लिए अपने आप को हॉर्स यहाँ पे ओशंस में गिरा देते थे, इसीलिए उनको हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। बिकॉज दिस इज नोन एज, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉर्स लेटीट्यूड इज द हाई प्रेशर बेल्ट। दे आर lying in the subtropical high pressure belt। so second is wrong, first is correct, on one only is the correct answer। ठीक है, तो ये है पूरा ग्लोबल आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल। ठीक है, ध्यान से समझना, लो प्रेशर बेल्ट जिसको डोल्ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ये तो 0 से लेके 5 डिग्री के आसपास होता है नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद आपका 35-30 के आसपास ये आपका हाई प्रेशर है। ठीक है, फिर 60-65 में लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर आपको पोलर हाई, इसको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको विंड्स भी पता है, ट्रेड विंड, ठीक है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली। ठीक है, अभी वेस्टर्ली ईस्टर्ली पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा वेस्टर्ली ईस्टर्ली क्या होती है। ठीक है, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोरिंग फोर्टीज। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न में तो नहीं होते यार ये रोरिंग 40, फ्यूरियस 50। ठीक है, ये सब जो है तामझाम सदर्न हेमिस्फीयर का है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो आंसर ऐसे ही आ गया। ठीक है, दे ब्लो विद द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, द डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन साउथ हेमिस्फीयर, ओवरकास्ट स्काई, रेन, रो वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, बिल्कुल इजी। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट,
क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा तेज क्यों चल रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत गजब गजब के कॉन्सेप्ट अब समझाने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये, इसको समझना। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। In the temperate zone, westerly make the eastern section of the ocean warmer than the western section. अब जब ये ईस्ट वेस्ट इतना सारा देखते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन करे हुए होते हैं, इकोनॉमिक्स करनी होती है, एनवायरमेंट में कुछ समझ नहीं आ रही होती, साइंस टेक में कुछ अलग ही पूछ रहा होता है, हिस्ट्री आउट ऑफ द बॉक्स होती है एग्जाम के अंदर, इस तरीके की सिचुएशन हो, उसमें ईस्ट वेस्ट कहाँ पे दिमाग लगेंगे। इसीलिए क्यों ना हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें, जिससे एग्जाम के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो मेरा एक जनरल रूल याद रखना, मैंने क्या किया, पूरे फिजिकल मैप के अंदर सारे प्रेशर सिस्टम ड्रॉ कर लिए, उसके बाद विंड की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई मैं आपको वो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड, ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना, ईस्टर्ली वेस्टर्ली नाम कैसे पड़ा, पहले इसको समझो। जो विंड है जो ईस्ट से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ओरिजिन पॉइंट बोला, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट के ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई विंड आ रही है वो ईस्टर्ली होती है, ठीक है। जो वेस्ट से जा रही है वो वेस्टर्ली होती है, ये इतना दिमाग में रखो। सो ट्रेड विंड का दूसरा नाम आपका ईस्टर्ली ही है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, यहाँ पे आप इसको भी ईस्टर्ली बोलते हो, ठीक है। जो यहाँ से पोलर से आती है वो भी ईस्टर्ली होती है, पोलर ईस्टर्ली। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, ये याद रखना बात। जो ट्रेड विंड है उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ठीक है। पहले तो ये ईस्ट वेस्ट वाला सिस्टम समझो, ठीक है। तो ये होती है, यहाँ पे बैठती है वेस्टर्लीज, दिस इज द वेस्टर्लीज, दिस इज योर पोलर ईस्टर्लीज एंड दिस इज योर ट्रेड विंड एरिया। ट्रेड विंड को हम ईस्टर्ली के नाम से भी जानते हैं, पहले तो ये बात याद रखो। अब रूल क्या है इसको बात समझना। जो ट्रेड विंड है, जो आपकी ट्रेड विंड है जिसको हम ईस्टर्ली बोल रहे हैं, मतलब ट्रेड विंड मत बोलो, आप ईस्टर्ली बोलो। जो विंड ईस्टर्ली होगी, जो विंड ईस्टर्ली होगी वो हमेशा ईस्ट कोस्ट पे फायदा करेगी, ये बात याद रखना। जो ईस्टर्ली है वो ईस्ट को साथ देगी, ये बात याद रखना। ईस्ट वाली ईस्ट को साथ देगी, तो हमेशा याद रखना ईस्टर्ली विंड जो होगी, जिस विंड की डायरेक्शन ईस्टर्ली में होगी वो हमेशा ईस्ट कोस्ट को वेट रखेगी और वेस्ट कोस्ट को ड्राई रखेगी, ये बात याद रखना। वहीं पे जो वेस्टर्ली विंड होगी वो वेस्ट में हमेशा फायदा करेगी और ईस्ट को हमेशा ड्राई रखेगी। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, क्लियर है। वापस बोलता हूं, जो विंड ईस्ट में ईस्टर्ली होगी, जिसका नाम ईस्टर्ली है, चाहे वो पोलर ईस्टर्ली हो चाहे वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली हो, ठीक है, वो ईस्ट कोस्ट में फायदा करेगी। जो वेस्टर्ली है वो हमेशा वेस्ट कोस्ट को फायदा करेगी, ये जनरल रूल हमेशा याद रखना। अब जैसे ही ओशन में अगर हम इस बात को कहें वो रिवर्स हो जाता है, ये बात समझ आ रही है। ओशन में अगर हम इस बात को कहेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, मतलब ओशन के रेफरेंस में ईस्ट वेस्ट रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस इतनी सी बात को एक बार क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। इन ट्रॉपिकल जोन, अगर जोन ट्रॉपिकल है, इसको ध्यान से समझना, तो हमारी विंड कौन सी होगी, ईस्टर्ली। द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि ईस्ट सेक्शन के अंदर ईस्टर्ली है तो ईस्ट सेक्शन में फायदा करेगी और वेस्ट सेक्शन में नुकसान करेगी, और यही चीज रिवर्स हो जाएगी ओशन के रेफरेंस में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर। ये क्या कह रहा है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड, ठीक है। इसको एक बार रिजर्व में रखते हैं। नेक्स्ट, इन टेम्परेट जोन, मतलब यहां पे वेस्टर्ली है, वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ईस्टर्न सेक्शन मतलब वेस्टर्ली है, ये बात समझना, वेस्ट में फायदा देगी, ठीक है, वेस्ट में फायदा देगी, ठीक है, ये याद रखना, और ईस्ट में नुकसान देगी, क्लियर है। और ओशन में रिवर्स हो जाएगा, ओशन के रेफरेंस में ये चीज रिवर्स हो जाएगी, ये याद रखना। अब ध्यान से समझना, बारिश कहां पे होती है, जहां पे वार्म होगा, जहां पे वार्म कंडीशन होगी वहीं पे बारिश होगी, ये याद रखना। अब देखो, वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली मेक्स ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर, ईस्टर्न सेक्शन वार्मर, ठीक है। तो वार्मर है, बिल्कुल वार्मर है, ये वार्म है ओशन के अंदर, मतलब यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है, ये बात याद रखना।
देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट को समझो। ट्रॉपिकल जोन, मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली इसको समझाता हूँ तो तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। इसको रूल को समझो। ट्रॉपिकल जोन है मतलब है ईस्टर्ली। ठीक है, ईस्टर्ली जनरली क्या करती है? ईस्ट में फायदा करती है और वेस्ट में, ठीक है, नुकसान करती है। तो जब ओशन के रेफरेंस में बात करेंगे, कॉन्टिनेंट में रेफरेंस में बात करते हैं, ओशन में ये इसको नुकसान करेगी, ठीक है, ईस्ट में नुकसान करेगी और वेस्ट में फायदा करेगी। वेस्ट में फायदा करेगी तो मतलब यहाँ पे वार्म होगा, ठीक है, यहाँ पे कूल होगा। इतना सा। अब ये डायग्राम मेरा ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। पहले ये ड्रॉ कीजिए फिर पढ़िए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रॉपिकल जोन, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर। कह रहा है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर, ठीक है, देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। तो ये ज्यादा वार्म है एज कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म है, हमने यही देखा। वेस्टर्न सेक्शन ओशन का वार्म है देन द ईस्टर्न सेक्शन। ठीक है, ये वार्म है, अगर वार्म है तो यहाँ पे ये चलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये ओशन में पूछे तो ओशन वाला लगा देना, कॉन्टिनेंट में लगे तो कॉन्टिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये आइसोथर्म मैप, इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हो तुम लोग, मैंने सुना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किसमें है? जनवरी पे है, बस इतना दिमाग में रखो। चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, इस डायग्राम को ध्यान से समझना। हमेशा एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बनाना। ये डायग्राम देखो, चलो सिंपल बना देते हैं। ठीक है, ये लो। आई होप आपको इतना डायग्राम समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां पे हम बना देते हैं 0 डिग्री। दिस इज योर 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका पोल 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर सदर्न पोल, इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो। मुझे दो बातें पता है, दो फैक्ट पता है। एक फैक्ट तो मुझे ये पता है, एक फैक्ट मुझे ये पता है कि ओशन, ओशन जो है, ओशन, ठीक है, ओशन जो है वो लेट से, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो ये लेट से वार्म होता है। वार्म भी लेट होता है और कूल भी लेट होता है। ठीक है, वहीं पे लैंड जो है वो फास्ट ही आपका जो है वार्म होता है और कूल होता है। ठीक है, ये फैक्ट मुझे, ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट पता है कि ये फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन भी पता है कि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं आइसोथर्मल मैप्स ऑफ मंथ ऑफ द जनवरी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोल दिया कि भैया आइसोथर्मल मैप ऑफ द जनवरी। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल विद रेफरेंस टू, अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विद रेफरेंस टू बात करूं नॉर्थ हेमिस्फीयर की, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो सन जनवरी में कहां पे होगा? ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होगा, ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे होगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। मतलब सन यहाँ पे है, क्लियर है। हमें पोजीशन कहाँ देखनी है? मान लो कि हम यहाँ पोजीशन देख रहे हैं। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि मैं मान के चलता हूँ कि ये ओशन लैंड ये सब कुछ नहीं होता। मतलब ये ओशन ना वार्म जल्दी होता, ना लेट होता, ना लैंड फास्ट होती, ना कुछ होती। एक बार जनरल मैं बनाता हूँ एक डायग्राम। अगर मान लो मेरा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये सब कुछ मूवमेंट नहीं होती तो, मतलब ये सब ऐसा कोई तामझाम नहीं होता कि ओशन की ये कॉन्सेप्ट है और लैंड का ये कॉन्सेप्ट है, मतलब 20 डिग्री सब जगह यहीं पे होता। दिस इज योर लैंड, दिस इज योर ओशन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो लैंड। क्लियर है ये बात? लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस बात को समझिए। अब ध्यान से समझिए कि यहां पे सन है, ठीक है, सन यहां पे है, और अभी सबसे ज्यादा कूल क्या होगा? अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं
तो लैंड कूल होगी एज कंपेयर टू ओशन। ओशन वार्म होगा रिलेटिवली। ठीक है, तो वार्मनेस आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? वार्मनेस सबसे ज्यादा आपको यहां पे ही देखने को मिलेगी। यहां तो वार्मनेस और कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वार्मनेस देखूं तो उसका एरो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बहुत कम होगी वार्मनेस और यहाँ पे सबसे ज्यादा वार्मनेस होगी, बिकॉज यहाँ पे फिर भी सन है तो हल्की फुल्की वार्मनेस आएगी तो यहीं पे आएगी। क्लियर है, इक्वेटर के पास वार्मनेस होगी। क्लियर है ये बात? अब समझिए इस येलो पेंसिल को, नॉट येलो, चलो रेड कर, ब्लू कर देता हूं तो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कूल है। ठीक है, यहाँ पे कूल है 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये बताओ, यहां से मैं लैंड से चला 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 वार्म, तो यहां पे तो ये कूलनेस, मतलब ये 20 डिग्री वाली कूलनेस तो मुझे ऊपर मिलेगी। ये बात समझ आ रही है? ये और ऊपर मिलेगी क्योंकि ये तो वार्म है, यहां पे तो और ज्यादा वार्मनेस होगी। ये बात समझ आ रही है? तो मुझे कूल के लिए ये बेंड होगा और फिर वापस यहां पे आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप डायग्राम खुद बना सकते हो एग्जाम के अंदर। आपको पहले ये सोचना है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, 20 डिग्री आपको नॉर्मली क्या होगा, बट जब एक्सेप्शन ये ओशन और लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट लगाओगे उसके कारण किस तरीके से सिचुएशन होगी, आपको वो भी दिमाग में रखना है। सो कूल एंड वार्म के कारण आपकी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इधर। द आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ठीक है, एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में जैसे ही जाओगे तो साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्टिनेंट में जाओगे साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, और जैसे ही ओशन पे जाओगे, क्या कह रहा है? ठीक है, आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ओशन में जैसे ही जाओगे नॉर्थ की तरफ डिविएट करेगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है, कोई गलत है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अरे कोल्ड ओशन करंट ही नहीं है ये, गल्फ स्ट्रीम और ये सब तो वार्म ओशन करंट है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। सो आंसर इज वन ओनली। आई होप आपको ये डायग्राम बनाना, मुझे ये करंट बताना मेरा यहाँ पे गोल नहीं है। मेरा गोल है कि ये आइसोथर्म जो जनवरी वाले क्वेश्चन है इसको आप एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको इस तरीके से पेशेंस से ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अभी आपको ये बहुत लग रहा होगा कि यार इसमें टाइम लगेगा, बट जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना स्लो समझाया है। मैं खुद 30 सेकंड के अंदर ये डायग्राम बना देता हूँ और आंसर निकल जाता है इस तरीके से। अभी आपको एक यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पे प्लीज ट्राई कीजिए और उसके बाद मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिर जनवरी का पूछा, नदन हेमिस्फीयर, अब यहाँ पे नदन सदन की बात हो रही है, नदन हेमिस्फीयर की बात हो रही है डायरेक्टली, वहां पे कोई नदन सदन नहीं हो रहा था। जब आप अगर इसको सदन हेमिस्फीयर में भी बनाओगे ना तो सेम आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने करके देखा है, आप एक बार ट्राई कर लेना। सदर्न हेमिस्फीयर में भी अगर आप ये बात करोगे तो सेम इस तरीके से डिविएशन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको यहां से देखिए, इन जनवरी नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास। जैसे ही आप लैंडमास को क्रॉस करते हो तो आइसोथर्म इक्वेटर की तरफ बेंड करता है, और पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन। ठीक है, जैसे ही ओशन की तरफ करोगे, जैसे देखो आपने क्रॉस किया ओशन से तो पोलवर्ड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका इक्वेटर वर्ड हुआ, बिल्कुल सही है। उसको नॉर्थ साउथ की जगह इक्वेटर वर्ड एंड पोल वर्ड कह दिया, ये बिल्कुल सही बात है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ऑफ द ओवर द लैंडमास इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब कह रहा है कि जनवरी के अंदर आपके एयर जो ओशन के ऊपर है वो वार्मर है। तो हमने क्या देखा? हमने यही कहा कि सन यहाँ पे है तो यहाँ पे वार्मनेस होगी एज कंपेयर टू कूल। यस, बिल्कुल सही बात है, यहाँ वार्मनेस है, यहाँ पे कूल है, तो एयर अबव दी ओशन क्या होगी? वार्मर होगी देन ओवर दी लैंड मास इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भैया ये ओशन वार्मर है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। सो आंसर इज बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1। आई होप आपको ये इजी लैंग्वेज में मेरी बात समझ आई होगी। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है, अब इस प्लीज इसको समझिए। ठीक है, खुद से इस डायग्राम को और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक दो बार ड्रॉ कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब फ्यूचर में कभी भी आइसोथर्मल मैप का जो क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और यूपीएससी बार बार यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का फेवरेट कॉन्सेप्ट, लोकल विंड। ठीक है, आप लोग रटते हो लोकल विंड ये वो, यूपीएससी ने तो आज तक एक बार क्वेश्चन पूछा है 2001 में। ठीक है, ठीक है, तभी पूछा है।
उसके बाद कभी नहीं पूछा, तो एक बार कमेंट में मुझे आप लोग ही इसका आंसर बता दीजिए लोकल विंड का, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा है। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट एपिसोड 10-15 मिनट का ही होगा एनलिनो लालिना पे। उसके बाद उससे अगला स्टेटमेंट में आपका एपिसोड होगा वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर, जिसमें यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, वो बड़ा रहेगा। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी टाइम से आ रही है, मतलब थोड़ा लेट हो रही है, बिकॉज इनको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। आपको लगता है कि ये चीज अरेंज करना, क्वेश्चन ढूंढना, इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क। ठीक है, आपके लिए इजी होगा, आपको इसको मिल रहा है इस तरीके से तो इजी है। ठीक है, बट इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले क्वेश्चन को कलेक्ट करना, सिमिलर को एक साथ लगाना, इसलिए आपको फ्लो दिख रहा होगा पूरे उसके अंदर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसकी वैल्यू। बट अगर नहीं भी समझ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री की वैसे भी वैल्यू थोड़ी कम ही होती है, लोग ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोग इसका यूज करोगे बेस्ट तरीके से और प्रीलिम्स